नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है सोहन और मैं अपने स्टडी चैनल क्लासिकल मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। संबंध एवं फलन जो क्लास 12 का पहला चैप्टर है। हम लोग सबसे पहले संबंध के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फलन पढ़ेंगे। चूँकि पहला चैप्टर हमारा है संबंध एवं फलन, तो सबसे पहला संबंध एवं फलन चलेगा। आप सभी लोगों को पता होगा कि 11 में सेट और रिलेशन के बारे में पढ़ा गया है और कक्षा 12 में संबंध और फलन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, संबंध पढ़ने से पहले हमें एक बार कक्षा 11 की सारी चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेट के बारे में डिस्कस करने के बाद हम लोग संबंध पर आएंगे। तो सेट क्या है, जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं सेट, जिसे हम लोग कहते हैं समुच्चय, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय। समुच्चय क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, कुछ भी कह लीजिए। तो समुच्चय जितना अच्छे से आप लोग समझ सकेंगे उतना रिलेशन समझने में आपको आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम सेट समझते हैं। तो हम ये कहेंगे वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहा जाता है। क्या कहलाता है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। अब हमने ये क्यों लिखा कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह? अरे भाई, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपसे हमने कह दिया कि सबसे फेवरेट एक्टर, सबसे पहले फेवरेट एक्टर। तो सबसे फेवरेट एक्टर का, अब भाई हमारे लिए अमिताभ हो जाएंगे, तो आपके लिए हो सकता है भाई रणबीर कपूर हो, किसी के लिए रणवीर सिंह हो सकते हैं, किसी के लिए सलमान खान, बजरंगी भाईजान भाई, ठीक है। तो ये सेट नहीं है, यानी पहला जो हमने लिया, पहला एग्जाम्पल हमने देखा सबसे फेवरेट एक्टर, तो ये एक सेट नहीं है। दूसरा अगर ले लें प्राकृतिक संख्याएं बोले तो 1 2 3 4 5 इनफिनिट, इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम सेट के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि हमने आपको लिख करके आगे बताया है। क्योंकि याद रखिएगा, सेट को कभी भी आप लिखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट में, यानी मझले कोष्ठक में। किस कोष्ठक में? मझले कोष्ठक में, ना कि छोटे कोष्ठक में। तो यानी कि ये सेट है, इसे हम सेट के रूप में लिख सकते हैं। तीसरा क्या है? सबसे अच्छे कवि के बारे में। भाई बहुत सारे अच्छे कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा,
तो ऐसे अनेकों नाम होंगे भाई, तो सबसे अच्छे कवि को भी हम यहाँ पर डिनोट नहीं कर सकते। बात समझ में आई? ऐसे ही हम और भी चीज़ें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सेट आपको बताते हैं क्या है। सेट क्या है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। फिर से देखिए, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड सेट। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताया हूँ कि सबसे फेवरेट एक्टर या सबसे फेवरेट लेखक या ऐसी और सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, वो आपको सेट के रूप में नहीं मिल सकते, यानी हम उन्हें सेट के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन वहीं प्राकृतिक संख्याएं हैं तो उन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं। सबसे अच्छे कवि, हम सबसे अच्छे कवि को चुन नहीं सकते, तो यह एक सेट नहीं है। आगे देखते हैं। हम देखेंगे जैसे कि कक्षा 11 में आप लोग पढ़े होंगे, एन सबसेट ऑफ होल नंबर, सबसेट ऑफ जेड एंड सबसेट ऑफ क्यू, सबसेट ऑफ आर, सबसेट ऑफ जेड। सॉरी, जेड नहीं है, ये सी है। इसका मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं। इसका मतलब है पूर्ण संख्याएं। इसका मतलब होता है पूर्णांक। ये आपका परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं, ये आप वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं, और इसको हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। ये हम लोग 11 में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग भी 11 में पढ़े होंगे कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं का उपसमुच्चय होती है, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो पूर्णांकों का उपसमुच्चय होती हैं, और जो पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्याओं के समुच्चय होती हैं। जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होती हैं, और जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय होती हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए, ये प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्णांक है। आपको विजुअलाइज हो जाए इसके लिए मैं लिख देता हूँ प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हैं। 3, 4, 5, ऐसे ही बहुत सारा इनफाइनाइट तक पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर शून्य लग जाए तो ये समझ लीजिए वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। और पूर्णांक ऐसे कह सकते हैं आप इसको, जहां हम लिख लेते हैं पूर्ण संख्या 0 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, और इधर माइनस इनफाइनाइट तक। ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं जैसा कि आप पढ़े होंगे P/Q के फॉर्म में होती है। P/Q जहां P व Q क्या है? पूर्णांक है, लेकिन
Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ P व Q क्या है, पूर्णांक है, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होगा। वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और इन परिमेय संख्याओं का क्या होता है, समुच्चय होता है। और इसमें अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, जो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन यानी कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। और ये वास्तविक संख्याएं हैं, तो वास्तविक संख्याएं आप इन सब को मान सकते हैं, ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं। और इन सब को मिला करके सम्मिश्र संख्या बनाइए। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। तो ये जो होता है काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याओं का क्या होता है, सेट होता है। तो सम्मिश्र संख्या को आप क्या कह सकते हैं, इन सब को मिला करके सम्मिश्र संख्या बन सकती है। आगे हम देखते हैं समुच्चयों की क्रियाविधि। समुच्चयों की क्रियाविधि, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, समुच्चयों की क्रियाविधि। समुच्चयों के प्रकार ही समझिएगा आप इसको, समुच्चयों की जो क्रियाविधि है समुच्चयों के प्रकार से ही रिलेटेड है, क्योंकि समुच्चयों के प्रकार बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें कुछ मुख्य मुख्य जो हैं उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि हम सभी लोग पढ़े हैं क्या, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। हम लोग इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनिष्ठ। जो कॉमन क्या हो, यदि दो समुच्चय दिए हुए हों, उनमें से जो दोनों समुच्चयों में मौजूद रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उन समुच्चयों का इंटरसेक्शन। दूसरा हम लोग पढ़े हैं यूनियन, जिसे हम बोलते हैं संघ या सम्मिलन के नाम से भी जानते हैं हम इसको, संघ या सम्मिलन। तीसरा क्या है, डिफरेंस, DIFFERENCE, डिफरेंस यानी अंतर, समुच्चयों का अंतर। इन सारी चीजों के बारे में आप लोग पढ़े हैं, लेकिन मैं एक बार इन सब के बारे में चर्चा कर लूं ताकि जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो लोग भी इसे अच्छी तरह से सीख सकें। क्योंकि मेरा यहाँ पर काम ही है सिखाना, तो मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को अच्छे से हर एक पॉइंट को क्लियर करते चलूं, ताकि आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उन्हें हम क्लियर कर सकें। इसके बाद होता है आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हम जिसको क्या कहते हैं, पूरक। क्या कहते हैं, पूरक, समुच्चयों का पूरक। और जो एक लास्ट है वो है कार्तीय गुणन, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा पूरी तरह से। ये जो चैप्टर हम लोग संबंध पढ़ेंगे, इसमें संबंध जो है इसी पर आधारित मिलेगा। ये सारी चीजें हम लोग 11 में पढ़े हैं, और इसके बारे में अध्ययन करना और इसके बारे में जानना
भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें जो 12th का जो मुख्य चैप्टर, मतलब ये कह सकते हैं मुख्य धारा जो है, 12th की जो मुख्य धारा शुरू होती है वो है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं कार्तीय गुणन। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्तीय गुणन। आगे चलकर हम इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये समुच्चयों की कुछ क्रियाविधि थी, ठीक है। इन सब के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं और उससे आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखते हैं हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एग्जाम्पल 1 2 3 4 डॉट 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 10। यह एक यूनिवर्सल सेट है। यू आप लोगों को मैं बता दूं, ये इसे हम कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक। हम यू से दर्शाते हैं इसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। एक दूसरा समुच्चय लेते हैं, 1 2 3 4 5 और एक और 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। इन सब से हम सबसे पहले इंटरसेक्शन चेक करेंगे। इंटरसेक्शन के बाद यूनियन के बाद हम लोग यूनियन के बाद अंतर देखेंगे, अंतर के बाद पूरक निकालेंगे, पूरक के बाद हम लोग कार्तीय गुणन चेक करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम आपसे कह दें कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, तो क्या आएगा? सबसे पहले देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन हो, तो हमें कॉमन क्या दिख रहा है? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है। क्या 2 और 4 के अलावा भी क्या इसमें कुछ है? देखिए इसमें इन दोनों में कोई कॉमन चीजें हैं। तो जो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो। तो 2 और 4 हमारा क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी देखिए, ए यूनियन बी क्या है? जो दोनों में कॉमन भी हो और जो दोनों में कॉमन ना हो, उन सब को हम ए यूनियन बी में लिख लेते हैं। एक देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी हम इसे लिखेंगे। 2 है, 2 लिख लीजिए, 3 4 5 और 6 8 10, 6 8। ध्यान से समझिएगा, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा वो ध्यान देंगे। ए यूनियन बी का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो उनको भी लिख लीजिए और जो शेष बचते हैं उनको भी लिख लिया जाए। तो देखिए 2 और 4 तो हमने लिख लिए जो दोनों में कॉमन थे, और 1 3 5, 1 3 5 6 8 10 ये कॉमन नहीं थे, फिर भी हमने इसमें लिख लिए। तो ये हो गया ए यूनियन बी, यानी समुच्चय ए और बी का सम्मिलन। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए और बी जो दोनों में कॉमन हो और जो कॉमन ना भी हो, यानी कि जो दोनों में ना हो उनको भी। अब ए माइनस बी, यानी ए में से समुच्चय ए में से बी को घटा देना है। बहुत ही सिंपल है।
1 2 3 4 5 2 4 6 8 10। बहुत ही सिंपल, इसे समझिएगा। ए की वे अवयव जो बी में न हो, उन सबको यहाँ नोट कर दीजिए, वही हमारा ए माइनस बी होगा। ए माइनस बी का मतलब ये है कि ए की वे अवयव जो बी में ना हो, यानी ए के कौन कौन से अवयव बी में नहीं है, 1 3 एंड 5, यानी 1 3 एंड 5। आपको ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो आप ऐसा कीजिए ना कि घटाइए, इसमें से घटाइए, देखिए 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, काटिएगा मत, मैं तो ये बता रहा हूँ तरीका कि 2 से 2 काट दीजिए, 4 से 4 नहीं सर जी, हम तो काटेंगे, 2 से 2 काटेंगे, 4 से 4 काटेंगे, जो मिलेगा उन सबको काटेंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। तो हम समझने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि 2 से 2 काट दीजिए और 4 से 4 काट दीजिए, जो बाकी बचते हैं पहले वाले सेट में जो बचता है उसको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो यही आपका क्या है, ए माइनस बी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट, पूरक, ए डैश। अब ए डैश क्या होगा भाई, ए डैश। ए डैश का मतलब होता है कोई एक यूनिवर्सल सेट है, उस यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा दीजिए। ए डैश का वास्तविक जो मतलब होता है कि जो ए के अवयव हैं उन्हीं को हटा दीजिए, जो ए के अवयव हैं उन्हें हटा दीजिए, यानी u माइनस ए। u माइनस ए का मतलब क्या है, u के वे अवयव जो a में न हो, यानी u में देखिएगा 1 से लेकर 10 तक है, यानी u के वे अवयव जो a में न हो। a में 1 2 3 4 5 है, और कौन कौन से नहीं है, 6 7 8 9 10। ध्यान से समझिएगा, इसीलिए मैंने आपको पहले अंतर बताया है। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए के वे अवयव जो बी में न हो। अब ध्यान से देखिए, ए के कौन कौन से अवयव बी में नहीं है, 1 3 और 5, 1 3 और 5 इसमें देखिए नहीं है, तो हमने उसको लिख लिया। अब u में से हमने a को घटाया, ए डैश का मतलब क्या होता है, u माइनस ए। तो u माइनस ए का मतलब क्या है, u के वे अवयव जो a में न हो। तो u के कौन कौन से अवयव नहीं है भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो डॉट डॉट लिखा हुआ है वहाँ पर 5 6 7 8 9 भी है। तो हम ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा 1 2 3 4 5 तो है। तो u में से जब a को हम घटाएंगे तो ये 1 2 3 4 5 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और जो बाकी बचेंगे 6 7 8 9 10 वही हमारा क्या हो जाएगा, a डैश हो जाएगा। इसी प्रकार b डैश समझिएगा, b डैश का मतलब क्या, u माइनस बी, u माइनस बी। अब u के वे अवयव यानी जो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है उनके वे अवयव जो b में ना हो। अब देख करके बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है। अब इसमें देखिए सम संख्याएं हैं, इसमें सम संख्या है, यानी कि सम संख्याओं को हटा दीजिए, जो बाकी है उनको यहाँ लिख दीजिए, यानी 1 3 5 7 9, यानी 1 3 5 7 9। u के वे अवयव जो b में न हो, तो u के कौन कौन से अवयव b में नहीं है, 1 3 5 7 9, किस में नहीं है, b में नहीं। इसको मैं इस तरह से आप लोग लिख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 2 4 6 8 एंड 10। अब ऐसे देख लीजिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो इस तरह समझे, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कटा, यहाँ पर 1 तो बच गया ना, 1 नहीं है इसमें, 2 से 2 कट गया, 3 नहीं है उसमें, 3 लिख लेंगे, 4 से 4 कट गया, 4 नहीं लिखेंगे, 5 इसमें नहीं है तो 5 लिख लेंगे, 6 से 6 कट गया, 6 नहीं लिखेंगे, 7 नहीं है इसमें तो 7 लिख लेंगे, 8 से 8 कट गया तो 8 नहीं लिखेंगे, 9 नहीं है उसमें तो 9 लिख लेंगे। अब इसमें देखिए 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, इसलिए हम
बी डैश का मान कहाँ तक लिखेंगे, 1 3 5 7 9, यही हमारा क्या है बी डैश। बात समझ में आई? नहीं समझ में आ रही है तो एक बार फिर से समझिए। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए के वे अवयव जो बी में न हो, ए के वे अवयव जो बी में न हो। अब हम लोग देखेंगे कि 1 3 5 इनमें नहीं दिख रहे हैं, तो वो हमारी ए माइनस बी। और जिसको ज़्यादा दिक्कत हो रही है बस वो ऐसे समझे कि जो कटता है काट दे, इसको हमें नहीं देखना है। ध्यान दीजिएगा, कटने के बाद इसको हमें भूल जाना है। जो कटता है उसको काट दीजिए, जो बाकी ए में बचता है उसको यहाँ लिख दीजिए, वही हमारा ए माइनस, सिंपल है। अब ए डैश क्या था, यू माइनस ए, जैसा कि हमने आपको बताया यू के वे अवयव जो ए में ना हो, और बी डैश का मतलब हमने बताया आपको यू माइनस बी, यानी यू के वे अवयव जो बी में ना हो। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कार्तीय गुणन के बारे में, कार्तीय गुणन के बारे में। कार्तीय गुणन, क्रॉस प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। माना ए कोई समुच्चय है जिसमें ए बी सी अवयव हैं, और बी कोई समुच्चय है जिसमें 1 2 अवयव हैं, तो ए क्रॉस बी हमारा क्या आएगा, ए कामा 1 ए कामा 2। जब ए का बी के सारे अवयव के साथ पेयर बना लेंगे तब हम ए के दूसरे अवयव पर आएंगे। अब देखिए ए का बी के सारे अवयव के साथ पेयर बन गया, और हम बी को लेंगे, बी का 1 के साथ पेयर और बी का 2 के साथ पेयर। अब यहाँ अवयव खत्म हो गए, B1 B2, उसके बाद C, C1 C2, जी ए क्रॉस बी हो गया। अब आप देख रहे होंगे ये जितने भी चीज़ें इस तरह से लिखी हुई हैं, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं आपको बता दें, इनको हम बोलते हैं क्रमित युग्म। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनको हम क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। यानी हम ये कह सकते हैं, इस तरह से आपको परिभाषा भी समझ में आ गई होगी, मैं बता देता हूँ। समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयवों को यदि छोटे से कोष्टक में एक अल्प विराम लगाकर लिखा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रमित युग्म। यानी क्रमित युग्म एक विशिष्ट युग्म है, क्रमित युग्म एक विशिष्ट युग्म है जो दो समुच्चयों के अवयवों के बीच अल्प विराम लगाकर लिखा जाता है। ध्यान से समझिएगा, क्रमित युग्म क्या है, दो समुच्चयों के अवयवों के बीच एक अल्प विराम लगाकर जो हम लोग लिखते हैं यानी जो प्रदर्शित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं। यानी परिभाषा सुन लीजिए, क्रमित युग्म एक ऐसा विशिष्ट युग्म है, क्रमित युग्म एक ऐसा विशिष्ट युग्म है जो दो समुच्चयों के बीच, जो दो समुच्चयों के अवयवों के बीच अल्प विराम लगाकर लिखा जाता है। क्रमित युग्म एक ऐसा विशिष्ट युग्म है जो दो समुच्चयों के अवयवों के बीच अल्प विराम लगाकर लिखा जाता है। यानी ए कामा 1 जहाँ ए समुच्चय ए का अवयव है और 1 समुच्चय बी का अवयव है। इतनी सी बात आपको समझ में आई। क्रमित युग्म क्या होता है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। जो चीज़ें हमें ए क्रॉस बी में पढ़नी है उसको ध्यान देते हैं। इसमें कितने एलिमेंट हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3
और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यानी बी में 2 अवयव हैं और ए में 1 2 3 अवयव। बी में 1 2 2 अवयव और ए में कितने अवयव 1 2 3 अवयव। ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं भाई एन, ए क्रॉस बी। जैसे समुच्चय होता है वही चीज ए क्रॉस बी होती है। यहाँ पर ए क्रॉस बी एक समुच्चय है, ए क्रॉस बी एक समुच्चय है। ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी भी एक समुच्चय है। जहाँ ए और बी एक अपने आप में एक समुच्चय है, उसी प्रकार ए क्रॉस बी भी एक क्या होता है समुच्चय होता है। लेकिन ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। ए क्रॉस बी क्या होता है क्रमित युग्मों का समुच्चय, यानी 2 समुच्चयों के कह सकते हैं कि 2 समुच्चयों का गुणन होता है। 2 समुच्चयों का एक विशिष्ट गुणन होता है। 2 समुच्चयों का एक विशिष्ट गुणन होता है जिसे हम ए क्रॉस बी कहते हैं। अब एन नंबर ऑफ एलिमेंट अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 कितने हैं 6। ये जो 6 आया है, अब हम अगर ध्यान दें तो ये जरा देखिए 3 2 जा 6 यानी 3 दूनी 6, यानी हम ये कह सकते हैं यानी ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। यानी ए क्रॉस बी में जो अवयवों की संख्या होगी वो ए के अवयवों की संख्या और बी के अवयवों की संख्या का गुणन होगी। देख लीजिए 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 कितना आ गया 6। तो ये रहा ए क्रॉस बी। अब हम लोग देखते हैं बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए इसी प्रकार अब बी क्रॉस ए हम देखेंगे, इसको हम सही तरीके से लिख लेते हैं, क्योंकि आप लोग अगर ए का गुणा बी में करना था तो आप लोगों ने ए का भी तो आसानी से कर लिया, लेकिन यदि बी का गुणा ए में करना रहेगा तो फिर आप लोग गलती कर देंगे। इसलिए हम बी का ए में गुणा करते हैं, ए बी और सी। इसमें देख लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2 और इसमें कितने हैं 3। अब हम लोग बी क्रॉस ए ज्ञात करते हैं। बी क्रॉस ए क्या होगा 1 का पेयर ए के साथ, फिर 1 कामा बी, फिर 1 कामा सी, फिर 2 कामा ए, 2 कामा बी और 2 कामा सी। अब लोग ध्यान से देखिए इसमें भी कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6, यानी एन बी क्रॉस ए। यानी बी का गुणा जब हमने ए में किया तो हमने ये पाया इसमें भी कितने अवयव हैं 6 अवयव हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं एन बी क्रॉस ए, एन बी इंटू एन ए। क्यों इसमें 2 अवयव और इसमें कितने अवयव 3 अवयव 6 अवयव। हमने अभी अभी जब पहले देखा था तो एन ए क्रॉस बी में कितने अवयव आए थे 6 अवयव आए थे, और एन बी क्रॉस ए में भी कितने अवयव आए। तो इन दोनों का यदि हम आपको ये कह दें कि ए और बी में अवयवों की संख्या का यदि हम फेर बदल ना करें, यानी कि ए में भी सेम अवयव रहने दें और बी में भी सेम, यानी कि अवयवों की संख्या हम उतनी ही रखें और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालें, हमें ये पता चलेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए। ध्यान दीजिए यदि ए और बी में अवयवों की संख्या वही रखें जितनी है, जैसे इसमें 3 है इसमें 2 है, इतनी ही रखें। और ये हमें इससे मतलब नहीं है ये कितने हैं, मतलब ए बी सी है, यहाँ पर हम एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। बस हमें इससे मतलब है कि ए में जितने अवयव हैं उतने ही बी में रहें, ठीक है। और
ए का गुणा बी में यदि करें और बी का गुणा ए में यदि करेंगे तो हम ये पाएंगे कि जो अवयव ए क्रॉस बी में आएंगे उतने ही अवयव बी क्रॉस ए में आएंगे। ध्यान से समझिएगा, ए क्रॉस बी में जितने अवयव आएंगे उतने ही अवयव किस में आएंगे, बी क्रॉस ए में आएंगे। आप लोगों को सारी इतनी बातें समझ में आई होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अब हम एक आपसे बात पूछते हैं, आप लोग बताइएगा। हमने देखा ए क्रॉस बी में हमने ये लिखा था क्या भाई, ए कामा 1 ए कामा 2, फिर बी कामा 1 बी कामा 2, फिर सी कामा 1 सी कामा 2। तो अब देखिए ए कामा 1 है, यहाँ 1 कामा ए है, तो क्या ये बराबर है? यहाँ ए है, यहाँ पर 1 है, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस, यहाँ पर देखिए ए है 2 है और यहाँ पर 1 बी आ गया, यहाँ पर बी 1 है और यहाँ पर मान लीजिए इसको मैच करा लीजिए आप, यहाँ पर बी है और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर बी है। तो यानी इस प्रकार ये कह सकते हैं हम कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। सामान्यतः ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। एक स्थिति हो सकती है, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर तभी हो सकता है जब ए बराबर क्या हो, बी हो, जब ए और बी दोनों क्या हो, बराबर हो, यानी जो अवयव ए में है वही अवयव बी में भी रहे, तब हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हम एग्जाम्पल से कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने क्या लिया था, ए बराबर ए बी सी और बी हमने क्या लिया था 1 कामा 2, और जो हमारे ए क्रॉस बी आया था वो क्या था, A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब बी क्रॉस ए क्या था, वन ए 1 बी 1 सी 2A 2B 2C। यदि मैं आपसे कह दूं कि 1 एलिमेंट ऑफ ए, क्या सही है, ट्रू या फॉल्स, तो आप लोग क्या देखेंगे, क्या ए बी सी, क्या 1 और 2 इसमें है, ए में है, क्या 1 ए में है, ए बी सी है ना भाई, 1 नहीं है, तो ये क्या है 1 नॉट एलिमेंट ऑफ ए, और हमने क्या लिखा है 1 एलिमेंट ऑफ ए, यानी ये क्या है फॉल्स है। यदि मैं कह दूं 1 नॉट एलिमेंट ऑफ ए, तो आप क्या कहेंगे, ट्रू और फॉल्स? हम क्या कहेंगे, ट्रू, क्योंकि वास्तव में भाई देख लीजिए एक क्या है, एक अवयव नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 एलिमेंट ऑफ ए फॉल्स है, जबकि 1 नॉट एलिमेंट ऑफ ए क्या है, ट्रू है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, एक अवयव है, तो यहाँ पर देखिए आप है क्या, तो ये गलत है, ये कथन क्या है, गलत है। अब मैं कह रहा हूँ एक अवयव नहीं, बात सही है, एक अवयव नहीं है, बिल्कुल सही है।
अब हम देखते हैं इसी को यदि मैं लिख दूं ए एलिमेंट ऑफ ए, ट्रू और फॉल्स, तो आप क्या कहेंगे? दैट इज ट्रू। लेकिन वही मैं कह दूं ए एलिमेंट ऑफ बी, तो आप क्या कहेंगे भाई? आपको साफ साफ दिख रहा है ए बी का अवयव नहीं है, किसका है? ए का है, यानी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। जिस तरह से हम इसमें अवयवों की संख्या देखते हैं, इसी प्रकार ए क्रॉस बी में जो क्रमित युग्म होते हैं, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए में उनके क्या होते हैं? अवयव होते हैं। यदि मैं आपसे कह दूं बिल्कुल समुच्चय की तरह है, आप इसे समुच्चय ही समझिएगा, इसे अवयव मानिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा भी आप इसमें परेशान मत होइएगा क्योंकबहुत ही आसान है। अब हम देखते हैं ए कामा 1 एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। आपको साफ साफ दिख रहा है ए कामा 1 ए क्रॉस बी, क्या ये सही है? हाँ भाई सही है, दिख रहा है ए कामा 1 एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे? अगर वही हम कह दें 1 कामा ए एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, तो आप क्या कहेंगे? फॉल्स, क्योंकि 1 कामा ए किसका अवयव है? बी क्रॉस ए का, न कि ए क्रॉस बी का। इतनी सी बात समझ में आई। यदि मैं आपसे इसी प्रकार और भी कुछ भी इसमें से अगर अवयव के बारे में यदि पूछूं, तो क्या आप लोग ट्रू या फॉल्स बता सकते हैं? तो कुछ मैं यहाँ पर दे देता हूँ, बी कामा 1 एलिमेंट ऑफ ए एंड 1 कामा बी नॉट एलिमेंट ऑफ बी। ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स बताना है इसमें, आप लोग बताइएगा। इसमें 2 कामा ए एलिमेंट नॉट एलिमेंट ऑफ ए ट्रू है या फॉल्स है, और इसमें ए कामा 2 नॉट एलिमेंट ऑफ बी ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान है, कर सकते हैं आप लोग। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसको कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। याद रखिएगा, इसे हम कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ ए, जैसे जो ए में अवयवों की संख्या होती है उनको हम कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ ए, यानी कि ए में कितने, कार्डिनल नंबर मतलब ए में कितने अवयव हैं। यदि मान लीजिए ए में 3 अवयव हैं, इसी प्रकार आगे आपसे अगर कोई पूछ दे कि कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्या होता है, तो आप लोग बता दीजिएगा बी में अवयवों की संख्या। तो बी में जितने अवयवों की मान लीजिए 2 है, तो आप क्या बता देंगे? 2। कार्डिनल नंबर मैंने इसलिए बताया, बहुत सारे लोग कार्डिनल नंबर के बारे में ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स को आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, इसके लिए मैंने बता दिया। आप लोगों से यदि आपसे कोई पूछे कि कार्डिनल नंबर क्या होता है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि समुच्चयों में जो अवयव होते हैं उनकी संख्या होती है। अब हम लोग देखेंगे, तो आप लोग शायद समझ गए होंगे कि कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है। तो कार्डिनल नंबर का मतलब हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। कोई भी आपसे अगर आपसे पूछे कि कार्डिनल नंबर क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा किसी समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या को हम क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर कहते हैं। जो अवयवों की संख्या उसको हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं।
आप लोगों को ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मैंने बताया था। तो ए क्रॉस बी में जैसा कि मैंने आपसे कहा था 1, ए एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। यदि मैं इसको एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं तो 1, ए एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आप लोग क्या बताएंगे? ट्रू है। वही मैं कह दूं कि 1, ए एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए, तो आप क्या कहेंगे इसको? ट्रू है या फॉल्स? अरे भाई ए क्रॉस बी में है ना, तो बी क्रॉस ए तो बदल जाएगा ये, लेकिन यहाँ पर बदला नहीं है और मैंने वही सेम रखा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, अब हम देखेंगे 1, ए 1, ए इसको हमने सबसेट में बंद कर लिया और हमने ये लिख दिया ए क्रॉस बी। तो बताइए क्या ये सही है कि 1, ए क्रॉस बी का अवयव है? क्या ये बात सत्य है? ध्यान से समझिए, एक और कामा ए यह एक अवयव है, यह इसका अवयव है, लेकिन जब हमने इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, मझले कोष्ठक में लिख दिया, तो अब अपने आप में यह एक क्या हो गया? समुच्चय हो गया। तो वह पूछ रहा है कि 1, ए जो कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो क्या वो एलिमेंट ए क्रॉस बी होगा? बिल्कुल नहीं भाई। अरे भाई अपने आप ही यह एक सेट है। बात समझ में आई? अब ध्यान से समझिए, 1, ए इसका एलिमेंट है, ना कि कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट अगर उसमें रहता तो हाँ बिल्कुल हो जाता, लेकिन यहाँ पर 1, ए जो है वो कर्ली ब्रैकेट में है, जो ए क्रॉस बी का एलिमेंट पूछा गया है वो उसका नहीं होगा। आगे देखते हैं। इसी प्रकार अगर हम ये कह देते सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, अगर मैं आपसे पूछ दूं क्या 1, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है? अब इसको ध्यान से समझिएगा, हमने यहाँ पर एलिमेंट पूछा था और यहाँ पर हमने क्या पूछा? उपसमुच्चय। अब इसके लिए मैं यदि आपसे ट्रू या फॉल्स पूछता तो आप क्या कहते? जी हाँ बिल्कुल, 1, ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय है। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट यानी उपसमुच्चयों की संख्या। उपसमुच्चयों की संख्या। यदि मान लीजिए ए में 2 अवयव ए, बी हैं और बी में 1, 2, 3, 4 3 ही लेते हैं, तो इसमें कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, एक ए, बी हो जाएगा, और एक आपको पता है प्रत्येक रिक्त समुच्चय हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो 1, 2, 3, 4। आगे देखते हैं बी में 1, पहले सिंगल लेते हैं, 1, 2, 3, पहले हमने 1 लिया, अब 2, 1, 2, फिर 2, 3, 1, 2, 2, 3 और फिर 1, 3, 1, 3।
उसके बाद 1 2 3, 1 2 3, इसके बाद एक लास्ट एम्पटी सेट 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितने अवयव आए यहाँ पर उपसमुच्चय हुए बी के 8 और ए के कितने 4। तो हम ये कह सकते हैं 2 के पावर n यानी 2 के पावर n। जो n है वो क्या है अवयवों की संख्या। तो आप देख रहे हैं 4 अवयव आए और यहाँ पर यदि हम n का मान इन अवयवों की संख्या यानी 1 2 3 तो कितना आ गया 8 आ गया। तो जो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं बहुत ही आसान है निकालना। जो समुच्चय में अवयव दिए होंगे 2 की घात लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें अवयवों की उप समुच्चयों की संख्या कितनी है। यदि मैं आपसे इसी प्रकार कह दूं कि यक्स एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 अवयव हैं। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि इसमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी तो आप लोग क्या बताएंगे 1 2 3 4 5 यानी 2 टू द पावर 5 यानी कितना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 यानी कि यक्स के उप समुच्चयों की संख्या कितनी है 32 है। यदि मैं आपसे इसी प्रकार पूछ दूं y अल्फा बीटा गामा थीटा लेम्डा 4 ही लेते हैं, ये 4 अवयव हैं। अगर मैं आपसे पूछ दूं y में उपस्थित उप समुच्चयों की संख्या बताइए तो आप क्या कह सकते हैं 2 टू द पावर 4 यानी कि 2 का गुणा कितनी बार 4 बार हम कर लेंगे। तो कितने उप समुच्चय आएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी y में उप समुच्चयों की संख्या कितनी 16, x में उप समुच्चयों की संख्या कितनी 32। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसी से अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसको किस लिए बता रहा हूँ। मैं इसे इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो सेट है वह रिलेशन को अपने साथ जोड़े हुए। जो बच्चा सेट आसानी से समझ गया उसे रिलेशन समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैंने आपको नंबर ऑफ सबसेट्स इस तरह से अब बताया है। अब हम लोग एक राशि बी में समझेंगे कि उप समुच्चयों की संख्या कितनी है। तो अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उप समुच्चयों की संख्या। इसका सूत्र होता है 2 टू द पावर n। मान लीजिए a में कितने अवयव हों 2 अवयव और यहाँ पर मान लीजिए एक दूसरा समुच्चय है जिसमें 1 2 3 अवयव हैं। तो हमने जैसा कि फार्मूला आपको बता दिया है, जहाँ n क्या है अवयवों की संख्या है, जहाँ पर n क्या है अवयवों की संख्या। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले हम इसके सबसेट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। A B AB और क्या आप लोगों को तो पता है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा और यदि नहीं मालूम है तो इस बात को यदि आपको नहीं मालूम है तो ये बात आप ध्यान से सुनिए कि कोई भी रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो ये कितने हैं टोटल 4, यानी कि जी इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, इसलिए हमने फार्मूला यहाँ पर लिखा है 2 टू द पावर n। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक
फिर कितना 2, फिर कितना 3, इस प्रकार 2 2 लेकर बनाएं, 1 2, फिर इसी प्रकार 2, 3, फिर 1, 3, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर कितना बन जाएगा, एक रिक्त समुच्चय। ये टोटल आपके कितने बने 8, यानी हम ये कह सकते हैं 2 to the power 3, यानी ये जो फार्मूला निकल के आया 2 to the power n। हम यानी यदि आपको ये पता रहे कि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किसी सेट के उप समुच्चयों की संख्या, यानी किसी समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या 2 to the power n होती है। इसी प्रकार मान लीजिए यदि मैं कह दूं x एक ऐसा समुच्चय है जिसमें a b c d e एलिमेंट हैं, कुल कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें इसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं 2 to the power 5 यानी कि 32। तीसरी बात समझ में आई आपके, ठीक है। इसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे A क्रॉस B में उप समुच्चयों की संख्या, यानी कार्तीय गुणन में भी उप समुच्चयों की। मैंने आपसे कहा था कि समुच्चय और कार्तीय गुणन और ये संबंध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने आपको पहले सेट को बताया है। अब हम लोग देखेंगे A क्रॉस B। मान लीजिए A आपका दिया हुआ है A B C और B हमारा दिया हुआ है 1, 2। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर बार बार ऐसा एग्जाम्पल, आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा ले लीजिए, यहाँ पर आप लोग लिम्डा ले लीजिए, या फिर हम इसलिए ऐसा लेते हैं ताकि आपके समझने में आसानी रहे, समझने और समझाने दोनों में सरलता रहे, इसलिए हम लोग ऐसा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। तो A, B यानी A B C और B कुछ ऐसा दिया है, A क्रॉस B क्या आएगा। वैसे आपसे हम अगर नॉर्मल पूछते कि बताइए A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो आप लोग डायरेक्टली देख रहे हैं 1 2 3 और यहाँ पर 1 2, इसमें 3 अवयव हैं, इसमें 3 अवयव, 2 अवयव हैं, तो कुल कितने अवयव आएंगे A क्रॉस B में 6। लेकिन हम यहाँ पर बना के देख लेते हैं A, 1 A, 2 B, 1 B, 2 और यहाँ पर C, 1 C, 2। तो ये A क्रॉस B में इतने सारे अवयव आएंगे। अब हम इसमें उप समुच्चयों की संख्या पता करेंगे। तो आपने देखा कि समुच्चय में जो अवयवों की संख्या होती है वो 2 के ऊपर घात लग जाती है। तो इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो यानी 2 के पावर 6। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कार्तीय गुणन में उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, तो आप क्रमित युग्मों को काउंट कर लीजिएगा और उसे 2 के घात लगा दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा आंसर 64, यानी A क्रॉस B में जो अवयवों की संख्या है वो कितनी है 64 है। इतनी सी बात समझ में आई। यदि आपको अब भी नहीं समझ में आया तो ध्यान से सुनिएगा। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं A क्रॉस B, सॉरी A क्रॉस B।
तो हमने देखा क्या आया था, A1 A2 B1 B2 C1 C2। एक राशि बी में यही क्रमित युग्म बने थे, यही अवयव थे। यदि आपसे कोई पूछे कि इसमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? पहले सिंगल सिंगल लेकर चलेंगे, A1 फिर A2 B1, इसी प्रकार बहुत सारे, कितना तक, C2 तक, 6 ये हो गए। अब हम किन को लेकर चलेंगे? A1 A2 यानी दो को, इसी प्रकार क्या, A1 A2 फिर A1 B1, ऐसे और भी चीज़ें दो के साथ लेकर चलेंगे। ये R1 मान लीजिए, ये क्या है, रिलेशन जो होता है, ध्यान से समझिएगा, रिलेशन, इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। रिलेशन जो होता है ए से बी में संबंध को बताता है। तो ए क्रॉस बी यानी ये सब का सब क्या है, ए से बी में संबंध बता रहा है, तो इसलिए हम इसको R1 बोलते हैं। ये R2 हो गया। इसी प्रकार R3 भी मान लीजिए। ध्यान दीजिएगा, जो रिलेशन होंगे, जितनी उप समुच्चयों की संख्या होगी उतने ही रिलेशन बनेंगे। हम इसके बारे में कल विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए, ये एक रिलेशन है, फिर ये दूसरा रिलेशन है। ये अगर हम ये ले लें A1 A2, इसी प्रकार आगे भी B1, तो ये ऐसे बहुत सारे आएंगे। इस प्रकार यहाँ पर R64 क्या आएगा, एक इम्पटी सेट, इसको हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। ये तो आपको पता है, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, ठीक है। तो यहाँ एक राशि भी है, तो रिक्त समुच्चय जो होगा इसका भी एक जगह ऐसा आएगा कि जब ये 6 के 6 अवयव क्या हो जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। भाई 6 के 6 ले लें हम, तो मान लीजिए यहाँ पर R63 हो जाए। R63 क्या होगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2। इसको हम बोलते हैं, इन सब को, इसको हम बोलेंगे जिसमें सारे अवयव आ जाए, एक रस बी के सारे अवयव आ जाए, उसको हम बोलेंगे सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध। सॉरी, ये समुच्चय नहीं है, आप लोग इसे रिक्त संबंध पढ़ेंगे। रिक्त संबंध यानी ए का बी में एक रिक्त संबंध भी होता है और एक सार्वत्रिक संबंध भी होता है। तो ये सारी चीजें थी जिसे हम लोगों ने आज डिस्कस किया। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसे हम लोग संबंध पढ़ ही रहे हैं, तो हम लोग कल संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही और भी नई वीडियोस जो आएँ, ठीक है, आपको समय समय तक पहुंचती रहें।